किंग के सोल्जर्स भी उसके पीछे पीछे उसकी तलाश में पहुंच चुके थे, लेकिन वो एरिया काफी बड़ा था। दूसरी तरफ हमें नीचे दिखाते हैं तो पहले जियोन जी की आंख खुलती है। वो जैसे ही देखती है कि ली हियोन को तीर लगा है और उसकी जान को खतरा है, तो वो उसकी ब्लीडिंग रोकती है। लेकिन साथ ही साथ वो काफी हैरान थी कि जंगल में तीर किसने चलाया। अगर शूटिंग हो रही थी तो असली का तीर आया कहाँ से। अब उसने एक दफा तो उसकी जान बचा ली थी उसे फर्स्ट एड देकर, लेकिन साथ ही साथ वो एम्बुलेंस को कॉल भी करना चाहती थी, लेकिन उसका फोन तो बैग में रह गया था और बैग खाई से नीचे लटक रहा था। वो सोचने लगती है इस एक्टर के पास भी तो अपना फोन होगा, क्यों ना मैं इसकी पॉकेट्स को चेक करूं। लेकिन इतने में ली हियोन की आंख खुल चुकी थी। वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपना चाकू बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है तुम मेरी जान लेना चाहती थी डायन। एक दफा तो वो चाकू देखकर डर जाती है और उससे कहती है अपने कैरेक्टर से बाहर निकलो पागल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मारना होता तो कब का मार देती जब तुम बेहोश थे। उसे उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कहाँ गलत मानना था। और बस इसी तरह से उनके बीच छोटी मोटी लड़ाई स्टार्ट हो जाती और एक दफा वो खंजर जियोन जी के हाथ भी लग चुका था। अब वो उसे दिखाने लगती है कि मैं चाकू चलाने में कितनी स्किल्ड हूँ, और वाकई वो एक शेफ थी, बहुत अच्छे से चाकू को हैंडल करना जानती थी। वो इम्प्रेस तो होता है, लेकिन ये सोचकर कि ये तो वाकई डायन है, कितने अच्छे से चाकू चला रही है। अब उनकी यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और इसी बीच बेचारे ली हियोन के सर पर एक फनी सी चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वो तो बेहोश ही हो गया था। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो तो रस्सियों से बंधा हुआ है, होस्टेज बना कर रखा हुआ है, और तो और वो उसकी ह्यूमिलिएशन भी बहुत कर रही थी। उसे कहती है कि हम लोग जंगल में खो गए हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता बाहर का तलाश करना होगा, वरना शायद कोई जानवर हमें खा जाएगा, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। पर वो तो योर मैजेस्टी था, उसे नखरा दिखाना था, ऑर्डर चलाने थे। पर वो उसे कहती है अपनी जुबान संभाल के बात करो, माना एक्टिंग में कैरेक्टर में आना पड़ता है, पर अभी जान बचाना जरूरी है, चुपचाप मेरे साथ चलो। घसीटती हुई उसे ले जाती है। उधर पैलेस में हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि थी किंग की कॉन्क्यूबाइन। उसका नाम मोकजा था और ये बहुत ही स्मार्ट और शातिर सी लड़की है। एक्चुअली वो बहुत सालों पहले एक प्रिंस जयसंग के थ्रू महल में इम्प्लांट की गई थी। वही इसे पकड़ कर लाया था और जानता था कि ये कितनी शातिर है। उसने उसकी जान बचाने के बदले उससे ये वादा लिया था कि तुम किंग के साथ रहोगी और मेरे लिए काम करोगी। आज जब इतनी रात हो जाती है वो शिकार से वापस नहीं लौटा था, तो मोकजा को ख्याल आने लगता है कि कहीं उसे जयसंग ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन एक्चुअली ऑफ कोर्स जयसंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो शायद सही मौके के इंतजार में था। दूसरी तरफ उन दोनों को जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। उधर रास्ते में हमारे किंग की ठीक ठाक शामत भी आ जाती है। गांव से और लाते तो वो पहले ही खा चुका था, अब 2-4 थप्पड़ भी खा बैठता है, क्योंकि उसने एक दफा जियोन जी को कह दिया था रास्ते में कि तुम मेरे से तमीज से बात करो और मेरी जान बचाओ। वैसे तो तुम दिखने में कुछ खास नहीं हो, उम्र भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझे बचा लिया इस जंगल से तो फिर महल जाकर मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। ये सुनते ही उसने उसका बहुत बुरा हशर कर दिया था। जी हियोन उससे कहने लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम बाद में बहुत पछताओगी, मैं रियल का किंग हूँ। वो बोलने लगती है आजकल के ज़माने में कैसी बात कर रहे हो। वो कहता है चाहो तो मेरी स्टैम्प चेक कर लो जो कि मेरे कॉस्ट्यूम पर इम्प्रिंट है। और वो उसका और भी मजाक उड़ाती है और कहती है ये कपड़े तो भाड़े पर मिलते हैं और फॉरेनर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हर कोई ये पहनकर फोटो बनवाता है। अब ये सुनकर तो उस बेचारी की और भी इंसल्ट हो गई थी। सोचता है कि मेरे होते हुए किसकी जरूरत हुई कि मेरे कपड़े भाड़े पर बेचेगा। एक दफा मैं महल पहुंच लूं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और वो तो बस यही सोचने लगती है कि कहीं तीर इसके सिर पर तो कोई चोट नहीं पहुंचा गया, ये कैसी बहकी बातें कर रहा है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक एबंडेंड विलेज में पहुंच जाते हैं। सारे घर बिल्कुल खाली लग रहे थे, योन जी के कपड़े भीग गए थे। उसे वहां पर कुछ कपड़े भी खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो वो सोचती है कि क्यों ना चेंज कर लिया जाए। और अब वो भी पुराने जमाने के कपड़े पहन चुकी थी, लेकिन ड्रेस चेंज करने से पहले थोड़ी देर उन्होंने बैठकर बातें की थी। यहाँ पर जियोन जी ने जो कुछ भी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था वो स्क्रोल राजा के बारे में ये हियोन को भी बताने लगती है कि वो अपनी हंटिंग के लिए पूरे विलेज खाली करा लिया करता था। और तो और उसने बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस भी रखी हुई थी। वो नाम तो किसी और का ले रही थी, लेकिन जी हियोन सोचने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे बारे में ही बोल रही है। वो खुद को डिफेंड करने के लिए कहता है तो किंग्स ऐसा करते हैं, हो सकता है उस किंग ने मेरी तरह से उन बाकी लोगों को एक बेटर प्लेस दिया हो रहने के लिए, और कॉन्क्यूबाइंस तो किंग को रखनी पड़ती है ना अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। और वो जवाब में उसे कहती है
क्या रिप्रोडक्शन वाली बातें कर रही हो पुराने जमाने की? बिल्कुल नहीं, वो किंग एक लड़की बास था एंड दैट्स ऑल। वो उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रही थी, किसी और की जरूरत नहीं थी इससे पहले किंग से इस लहजे में बात करने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़की उसे इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। अब इतने में अंदर से शोर की आवाज आती है तो योनजी अंदर जाकर देखती है। एक्चुअली वहां पर एक लड़की छुपी हुई थी जो कि अपना विलेज छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और ना ही किंग के आदमियों के हाथों पकड़ी जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो योनजी को चोर नहीं समझती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो रही थी। पर बातों ही बातों में योनजी को अंदाजा हो रहा था कि ये लड़की इसने ना सिर्फ कपड़े पुराने जमाने के पहने हुए हैं बल्कि ये मॉडर्न टर्म्स को भी नहीं जानती। एक दफा तो उसे लगता है कि कहीं मैंने टाइम ट्रैवल तो नहीं कर लिया, लेकिन फिर ख्याल आता है ये सब तो फैंटेसी की बातें हैं। शायद अभी भी जंगल में ऐसे लोग रहते हो जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी वाकिफ ना हो। अब उन दोनों को ही भूख लग रही थी तो वो मिलकर खाना बनाने के लिए जाती हैं और यहाँ पर योनजी की कुकिंग स्किल्स बहुत कमाल की थी, स्पेशली जब उसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और रियल मेटल के बिना मिलावट के यूटेंसिल्स मिलते हैं तो उसके हाथों का जादू किसी और ही लेवल पर पहुंच जाता है।